वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये अपना मॉडल पेपर 9 है। दोस्तों हमने 8 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं और ये अपना राजस्थान जीके का 9वां मॉडल पेपर है जिसमें अपन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक जरूर देखना और अपने स्कोर का अंदाजा आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लगाना। तो चलिए दोस्तों बिना किसी विलंब के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। दोस्तों पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछ ले कि कौन सी इसमें से राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। क्या आरक्षित वन राजस्थान में नहीं है, क्या अनारक्षित वन राजस्थान में नहीं है, क्या सुरक्षित वन राजस्थान में नहीं है, क्या अवर्गीकृत वन राजस्थान में नहीं है। तो दोस्तों आरक्षित वन भी है, सुरक्षित वन भी है, अवर्गीकृत वन भी है, लेकिन अनारक्षित वर्ग राजस्थान के अंतर्गत नहीं आते बिल्कुल भी। राजस्थान प्रशासनिक वर्गीकरण के अंतर्गत ऐसे वन नहीं देखने को मिलते। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ के जिले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे। यानी कि त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कौन कराया था, किसके द्वारा त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। और ये त्रिभुवन नारायण मंदिर अपने चित्तौड़गढ़ जिले में है। और इस इंपॉर्टेंट प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा भोज परमार। किसने? भोज परमार के द्वारा ही त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया गया था चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आप सबके लिए कि चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहा जाता है। बिल्कुल ही सरल प्रश्न है, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चंबल बेसिन की खंड भूमि को, जी हाँ दोस्तों, चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहते हैं। जो उबड़ खाबड़ भूमि है, खंड भूमि है, उसको दोस्तों अवनालिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनालिकाएं। जी हाँ दोस्तों, अवनालिकाएं। जो खंड भूमि होती है, उबड़ खाबड़ भूमि होती है चंबल बेसिन की, जहाँ पे चंबल नदी का पानी बहता है, और जो उबड़ खाबड़ जो जमीन होती है दोस्तों उसको अवनालिकाओं के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? अवनालिकाओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए चौथा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार कौन सा है। तो वालर कृषि का प्रकार इनमें से पूछ रहे दोस्तों। वालर कृषि किसे कहते हैं, बिल्कुल आप सबको पता होगा। स्थानांतरण कृषि को दोस्तों वालर कृषि के नाम से जाना जाता है। जैसे आज इस जगह कर ली कृषि तो अगले साल इस जगह करेंगे, यानी कि जगह बदल बदल कर की जाने वाली कृषि को दोस्तों वालर कृषि के नाम से जाना जाता है, या कहें तो स्थानांतरण कृषि के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, टिक लगा लीजिएगा, आपकी एग्जाम में जरूर छपेगा। ठीक है, चलिए पांचवें प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। और पांचवा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है कि भारतीय वन्य जीव, जी हाँ दोस्तों, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो दोस्तों भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब लागू हुआ था दोस्तों। ये भारत के संदर्भ की बात है दोस्तों, और भारत के संदर्भ में बात करें तो 1972 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अपने 1972 में लागू हुआ था। कहाँ पे? 72 में लागू हुआ था। कब? 72 में। ठीक है, 1972 में लागू हुआ था। ठीक है, अगला छठा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि जहांगीर ने, जी हाँ दोस्तों, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था। तो जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था दोस्तों। तो ऐसा था मान सिंह। जी हाँ दोस्तों, अकबर के समय तो इसका 5000 का मनसब था, 5000 से 7000 का मनसब था, लेकिन जहांगीर मुगल बादशाह बनने के बाद मान सिंह के मनसब को क्या कर दिया? कम कर दिया। यानी मनसब से अपन तात्पर्य लगा सकते हैं कि उसकी रैंक का, ठीक है, उसकी सेना का। ठीक है, तो इस तरह से मान सिंह का जो मनसब था वो कम कर दिया था। किसने? जहांगीर ने। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अगला सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन फड़ वाचन से संबंधित है। तो दोस्तों फड़ कौन बाँचते हैं। तो फड़ कौन बाँचते हैं दोस्तों? भोपे बाँचते हैं। जी हाँ दोस्तों, भोपे बाँचते हैं। रामदेव जी की फड़ हो, गोगा जी की फड़ हो, किसी भी देवता की फड़ हो, उसको भोपे जनजाति के लोग ही बाँचते हैं। ठीक है, आठवां इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है, इसके बारे में अपन को बताना दोस्तों। स्वांग तो राजस्थान का ही है, रम्मत भी राजस्थान का ही है। बिल्कुल, स्वांग भी राजस्थान का है, रम्मत भी राजस्थान का है, ख्याल भी राजस्थान का, लेकिन डांडी, जी हाँ दोस्तों, डांडी एक गुजरात का लोक नाट्य है दोस्तों, गुजरात का लोक नाट्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नवा प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है
तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख नहीं सकता तो वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो क्या कहलाएगा? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, देखिए वो दोस्तों साक्षर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्या वो साक्षर कहलाएगा? देखिए दोबारा प्रश्न को पढ़िए दोस्तों। नवा प्रश्न कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है तो वह क्या कहलाता है? तो पढ़ लिख सकता है तो दोस्तों वो साक्षर कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, साक्षर कहलाएगा, यानी कि पढ़ा लिखा बालक, पढ़ा लिखा व्यक्ति, पढ़ा लिखा पर्सन कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है कि 1938 में, जी हाँ दोस्तों, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना करने वाले थे कौन थे दोस्तों? जी हाँ, त्रिलोकचंद माथुर दोस्तों, त्रिलोकचंद माथुर थे। 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना करने वाले त्रिलोकचंद माथुर थे। ठीक है, चलिए अगला 11वां प्रश्न है दोस्तों कि मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिले में विस्तृत हैं? दोस्तों मैं ज़्यादा आपका वक्त जाया नहीं करूंगा, डायरेक्ट प्रश्नों के आंसर पर चलता हूं दोस्तों। मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में विस्तृत थी? अगर आपको इन प्रश्नों के जवाब आते हैं तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से फटाफट टाइप करते रहना दोस्तों कि मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में विस्तृत है, यानी कि मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में फैली हुई है? क्या जोधपुर नागौर में, क्या पाली सिरोही में, क्या अजमेर जयपुर में, क्या झालावाड़ कोटा में? तो दोस्तों मुकुंदरा की पहाड़ियां मैं आपको बता देता हूं, झालावाड़ और कोटा में। जी हाँ दोस्तों, झालावाड़ और कोटा जिले में फैली हुई हैं मुकुंदरा की पहाड़ियां झालावाड़ और कोटा जिले में फैली हुई हैं। चलिए 12वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ट्रेच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है दोस्तों? ट्रेच कमीशन आपसे पूछ ले, सीधा आपको बताना है दोस्तों, बेगू किसान आंदोलन से। कैसे याद रखोगे? ट्रेच में 2 अक्षर है, बेगू में 2 अक्षर है। ट्रेच में 2 अक्षर है, बेगू में 2 अक्षर है, तो ट्रेच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? तो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है ट्रेच कमीशन। ठीक है, चलिए याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी। ट्रेच में भी 2 अक्षर है, बेगू में भी 2 अक्षर है। ठीक है, आपको सर मेव में भी 2 अक्षर है, लेकिन देखो ट्रेच में एक बिंदी है, मेव में बिंदी है नहीं है, बेगू में बिंदी है। जी हाँ सर, बेगू में बिंदी है, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, मेव नहीं आएगा इसमें। ठीक है, बेगू किसान आंदोलन। ठीक है, चलिए 13वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा है? तो अरावली श्रृंखला का, जी हाँ दोस्तों, अरावली पर्वतमाला का उच्चतम शिखर आपसे पूछ ले, जी हाँ सबको पता है, गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर है। ठीक है, चलिए 14वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला आपसे पूछ ले, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है दोस्तों? तो आपको बताना है झालरापाटन में लगता है। कहाँ पे? झालरापाटन झालावाड़ में चंद्रभागा पशु मेला लगता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला 15वां प्रश्न है दोस्तों, कजली तीज। जी हाँ दोस्तों, कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो कजली तीज का त्योहार आपसे पूछ रहे दोस्तों, कहाँ पे मनाया जाता है? बिल्कुल बूंदी जिले में मनाया जाता है। कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, सभी का त्योहार बूंदी जिले में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, इस तरह से प्रश्न आपसे पूछ ले तो बूंदी जिले में मनाया जाता है। 16वां प्रश्न है, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछ ले तो आपको बताना है घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना। जी हाँ दोस्तों, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना ही है। ठीक है, चलिए 17वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मानहेरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है? तो मानहेरा टिब्बे का प्रमुख खनन क्षेत्र आपसे पूछ ले तो प्राकृतिक गैस से संबंधित है मानहेरा का टिब्बा। आपको तो याद रखना है, मानहेरा का टिब्बा प्राकृतिक गैस से संबंधित है। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न दोस्तों, 18वां प्रश्न है, महिला चित्रकार कमला एवं इलायची का नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित? दोस्तों कमला इलायची आपसे पूछ सकता है, कमला इलायची कौन है दोस्तों? ये महिला चित्रकार हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की प्रसिद्ध महिला चित्रकार है कमला इलायची, और इनका संबंध नाथ द्वारा चित्र शैली से है। बिल्कुल दोस्तों, नाथ द्वारा चित्रकला शैली से इनका संबंध है। ठीक है, 19वां प्रश्न है, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपूताने में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी? तो कृष्णा कुमारी का नाम आपने नहीं सुना, ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों। और ये उदयपुर, जी हाँ दोस्तों, उदयपुर राज्य की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी उदयपुर राज्य की राजकुमारी थी, जिसके विवाह के बाद राजपूतों में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न हो गई थी दोस्तों। जी हाँ, चलिए
20वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य यानी कि कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के बीच की उच्च भूमि क्या कहलाती है। बिल्कुल ही सरल प्रश्न है, बिल्कुल ही सरल प्रश्न दोस्तों। बोराट के नाम से जाना जाता है, बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि को बोराट के नाम से जाना जाता है, बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। 21वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहर पीर, जी हाँ दोस्तों, जाहर पीर के रूप में पूजा जाता है। तो ऐसे लोक देवता सिर्फ एक ही हैं और वो है गोगा जी। जी हाँ दोस्तों, रामदेव जी नहीं करना, गोगा जी करना है। जाहर पीर के नाम से, जाहिर पीर के नाम से, जाहर पीर के नाम से गोगा जी को ही जाना जाता है, ठीक है, और इन्हीं को ही उनके नाम से पूजा जाता है। चलिए 22 और फिर से कुंभलगढ़ से संबंधित है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग का आर्किटेक्चर आपसे पूछ ले तो कौन था, यानी कि शिल्पी कौन था, तो आपको बताना है मंडन। जी हाँ दोस्तों, मंडन था। कौन था, मंडन। 23वां प्रश्न है, राजस्थान का तेरहपंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो राजस्थान का तेरहपंथी संप्रदाय, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का तेरहपंथी संप्रदाय आपसे पूछ रहे तो जैन धर्म से संबंधित है। किससे, जैन धर्म से संबंधित है राजस्थान का तेरहपंथी संप्रदाय, ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है। चलिए 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है। तो पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों कौन कौन सी घास पाई जाती है ये आपको अब पता लग जाएगा, और कौन सी नहीं पाई जाती ये भी आपको पता लग जाएगा दोस्तों। तो पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में सेवन घास पाई जाती है, जिसका सेवन अपने गोडावन पक्षी करता है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो सेवन घास का क्या करता है दोस्तों, सेवन घास का क्या करता है, जी हाँ दोस्तों, सेवन करता है, ठीक है। धामण घास भी पाई जाती है, और धामण ही राजस्थान में पाए जाने वाले सर्प का नाम है दोस्तों, ठीक है। कराड़ घास पाई जाती है, लेकिन सालर, जी हाँ दोस्तों, सालर किसी भी प्रकार की राजस्थान के अंदर सालर नाम की घास नहीं पाई जाती, ठीक है, याद रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर आ जाएगा। चलिए 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों, इसके बारे में बताना है। एक तरफ है रोपवे और उनसे संबंधित जिले हैं। तो रोपवे यानी कि नीचे से ऊपर चढ़ने वाले जो यंत्र होते हैं उनको यो रोपवे के नाम से जाना जाता है दोस्तों। एक होता है, एक तार के माध्यम से एक मतलब कि एक उसमें एक ट्रॉली में बैठकर जाते हैं, उसको रोपवे कहते हैं, ठीक है। तो 25वां प्रश्न का जो राइट आंसर आ जाएगा, सुधा माता मंदिर रोपवे जालोर में है, बिल्कुल सही है दोस्तों। मनसा पूर्ण करणी माता का मंदिर रोपवे उदयपुर में है, ये भी सही है। बालाजी रोपवे सामोद जयपुर में, बिल्कुल सही है। लेकिन सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही में नहीं है दोस्तों, ये अपने गलत आ जाएगा। राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही में नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में स्थित है दोस्तों। बिल्कुल ही सरल प्रश्न है, सबको पता है, जैसलमेर जिले में है। कहाँ पे है, आकलवुड फॉसिल पार्क आपसे पूछ रहे, जैसलमेर में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान आपसे पूछ रहे, जैसलमेर में है, ठीक है। चलिए 27वां प्रश्न है, काली मृदा जानी जाती है दोस्तों, काली मृदा जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है। काली मृदा को किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, जी हाँ, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए इसमें स्वतः जुताई का गुण भी पाया जाता है इस मिट्टी में, ठीक है, रेगुर मिट्टी में, यानी कि खुद ब खुद ही जुताई हो जाती है, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। सूख जाने के बाद ये भंगूर टाइप में हो जाती है, ठीक है। 28वां प्रश्न है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है। बिल्कुल ही सरल प्रश्न है, राजस्थान का ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है। तो मक्का उत्पादन दोस्तों उदयपुर संभाग में होता है, जी हाँ दोस्तों, उदयपुर संभाग में अपने क्या होता है, सर्वाधिक मक्के का उत्पादन होता है। और उदयपुर संभाग में आने वाले जिले कौन कौन से हैं, उदयपुर, सलूमपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, ठीक है, याद रहेगा, इन जिलों में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होती है। 29वां प्रश्न है, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे। बिल्कुल दोस्तों, कला के प्रेमी थे, आर्ट प्रेमी थे, वो कौन थे, सावंत सिंह। किस प्रांत के शासक थे, सावंत सिंह दोस्तों, आपसे पूछ ले तो किशनगढ़ प्रांत के शासक थे सावंत सिंह, ठीक है, किशनगढ़ प्रांत के शासक थे सावंत सिंह, ठीक है। 30वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई। तो राजस्थान के अंतर्गत दोस्तों वन नीति आपसे पूछ रहे कब लागू की गई थी। राजस्थान के अंतर्गत वन नीति आपसे पूछ रहे कब लागू की गई थी, तो 2010 को की गई थी दोस्तों। कब की गई थी, 2010 को राजस्थान में वन नीति लागू की गई थी, ठीक है। चलिए 31वां प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान दीजिए, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है। बिल्कुल ही सरल प्रश्न है, इसका जवाब आपको देना है बोरला आभूषण। बिल्कुल सही सोचा आपने, बोरला आभूषण सिर पर पहनती है दोस्तों, सिर पर पहनती है बोरला आभूषण स्त्रियां, महिलाएं, ठीक है। चलिए
32वां प्रश्न है बनास नदी का उद्गम है, तो बनास नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? बनास नदी, जी हाँ दोस्तों, खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी निकलती है। ठीक है। 33वां प्रश्न है बरखान क्या है? दोस्तों बरखान क्या है? बिल्कुल सरल प्रश्न है, धुआं धुआं कर दीजिए दोस्तों इस प्रश्न का। बरखान क्या है दोस्तों? बरखान क्या है? बिल्कुल रेत के टीलों को बरखान कहा जाता है दोस्तों। रेत के टीलों को बरखान कहा जाता है, और बरखान कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं इनके बारे में। ठीक है, चलिए 34वां प्रश्न है रखड़ी और टोटी। रखड़ी और टोटी क्या है? रखड़ी और टोटी दोस्तों महिलाओं के गहने हैं, महिलाओं के आभूषण है दोस्तों। रखड़ी और टोटी महिलाओं के गहने हैं, महिलाओं के आभूषण है दोस्तों, रखड़ी और टोटी। ठीक है। 35वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूल कोट कहा जाता है? बिल्कुल ही सरल प्रश्न है दोस्तों। धूल कोट के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? आप बता दीजिए। आहड़, जी हाँ दोस्तों, आहड़ सभ्यता को धूल कोट के नाम से भी जाना जाता है। धूल कोट के नाम से भी जाना जाता है। 36वां प्रश्न है मेजा बांध बनाया गया है, तो मेजा बांध दोस्तों कहाँ पर बनाया गया है? कोठारी नदी पर बनाया गया है दोस्तों। कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है, कोठारी नदी पर। चलिए 37वां प्रश्न दोस्तों कंवर सेन, जी हाँ दोस्तों, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई थी, जिसको अब वर्तमान में इंदिरा गांधी IGNP के नाम से जाना जाता है। पहले इसको राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब वर्तमान में IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी, जी हाँ दोस्तों, 1948 को हुई थी। 1948 को हुई थी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शुरुआत। ठीक है, चलिए 38वां प्रश्न है कि गणेश्वर, जी हाँ दोस्तों, गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। तो गणेश्वर संस्कृति, जिसको ताम्र पाषाण कालीन युग की संस्कृति कहा जाता है, तो इसका महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो दोस्तों ताम्र से संबंधित है, तो ताम्र इसका सही आंसर है, यानी मतलब ताम्र युगीन सभ्यता है दोस्तों गणेश्वर सभ्यता। और ये कहाँ पर है? जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर है? नीम का थाना में है। ठीक है, चलिए 39वां प्रश्न है बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया था? तो समराथल को दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, समराथल को दोस्तों किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया था? तो ये बनाया था जाम्बोजी के द्वारा। किसके द्वारा? जाम्बोजी के द्वारा समराथल को अपना कर्म स्थल बनाया गया था। चलिए 40वां प्रश्न इंपोर्टेंट आपका इंतजार कर रहा है, मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है? बिल्कुल ही सरल प्रश्न है, मारवाड़ की पन्नाधाय दोस्तों गोराधाय को कहा जाता है दोस्तों, गोराधाय को कहा जाता है, मारवाड़ की पन्नाधाय गोराधाय को कहा जाता है। ठीक है, चलिए 41वां प्रश्न है राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट दोस्तों कब प्रस्तुत किया गया था? वर्ष 2012-13 में राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया था। चलिए 42वां प्रश्न है कि राजस्थान में पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? तो राजस्थान में पुरातात्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन आपसे पूछ ले, बिल्कुल ही सरल प्रश्न है, 1950 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ऐसे ही आपको रोजाना मॉडल पेपर मिलेगा दोस्तों। 100 महत्वपूर्ण मॉडल पेपर करवाने वाला हूं दोस्तों, 100 से भी अधिक आ सकते हैं। अगर आपकी एग्जाम आगे जाती है तो उतने ही मॉडल पेपर आपके लिए बनाते ही रहूंगा दोस्तों। ठीक है, तो बता दीजिए राजस्थान में पुरातत्व संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। चलिए 43वां प्रश्न है राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? तो राजस्थान के कितने जिले हैं जो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? तो ये इनमें से आपसे पूछ ले, तो आपको बता रहे हैं दोस्तों, ये प्रश्न नए सिलेबस के अकॉर्डिंग तो है, लेकिन चार इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 जिले आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों 44वां कि राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी 2023 को कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो 4 और 5 जनवरी 2023 को अपने मेगा जॉब मेला कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में हुआ था। कहाँ पे? उदयपुर में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 45वां राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे किस खेल से संबंधित है? दोस्तों राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी धनंजय दर्जी एकमात्र खिलाड़ी हैं, किसके हैं दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, किसके हैं? वो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के। ठीक है, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। और राजस्थान का जो राज्य खेल है दोस्तों वो फुटबॉल है, नहीं फुटबॉल नहीं है, बास्केटबॉल है। ठीक है, याद रखना। 46वां प्रश्न है
सरसों अनुसंधान निर्देशालय या सरसों अनुसंधान संस्थान आपसे पूछ ले, जी हाँ दोस्तों, सरसों अनुसंधान संस्थान या सरसों अनुसंधान निर्देशालय कहाँ पे स्थित है, तो आपको बताना दोस्तों, बेझिझक होके भरतपुर में बता देना है, सेवर भरतपुर में है। कहाँ पे है? सेवर भरतपुर में है। 47वां प्रश्न है दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्थित है? तो राजस्थान का नहीं, भारत का ही नहीं, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म दोस्तों राजस्थान का ही नहीं, भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर जिले में स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए 48वां प्रश्न है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी है? जो राजस्थान से है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी जो अपनी राजस्थान से संबंधित है दोस्तों, वो है दोस्तों प्रथम महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान। जी हाँ दोस्तों, कैप्टन शिवा चौहान। चलिए 49वां प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? तो हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर किस झील में स्थित है? तो ये अपने हैं दोस्तों, ये अपने किस झील में है? बिल्कुल 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 सही पकड़ा आपने, जैसमंद झील में है। कहाँ पे है? जैसमंद झील में है। ठीक है, चलिए और लास्ट एंड फाइनल प्रश्न है, दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया गया था दोस्तों? तो दिसंबर 2022 में दोस्तों ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड से सम्मानित होने वाले थे कौन? डॉक्टर कृति भारती। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर कृति भारती। और इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे दोस्तों, ये रहे सभी प्रश्नों के आंसर। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके बार बार रिवीजन कर सकते हैं और अपना एक बार वापस अपनी खुद की तरफ से टेस्ट लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय जय राजस्थान।